नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी एनलाइटेंड में। बहुत दूर दूर से लोग टेलीफोन करते हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो इसलिए मैं बहुत सारे केस टेलीफोन पर ही लेता हूं और उन्हीं पर रिजल्ट भी आता है, इसलिए मैं वो टेलीफोन वाले केस ही आपको साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी इस स्थिति में आ जाएं कि टेलीफोन पर केस लेके उनको बहुत अच्छे से ठीक भी कर सके। तो ये एक 32 साल की होम्योपैथिक डॉक्टर का केस है और इसके पति भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और दोनों ही एक काफ़ी समय से होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हैं और होम्योपैथी के सेमिनार भी कर रहे हैं। यानी इनको नॉलेज अच्छी है होम्योपैथी की, तभी आगे सेमिनार करके लोगों को सिखा पाएंगे। तो ये लोग मुझको भी सेमिनार के माध्यम से ही जानते हैं, कभी मेरे सेमिनार में ये लोग आए होंगे। तो पति फोन करता है मेरे को कि सर मुझको अपनी पत्नी के केस के विषय में आपसे कंसल्टेशन लेना है। तो मेरे हाँ कहने पर वो पूछता है कि क्या मैं आपकी बात अपनी पत्नी से करवाऊं। मैं एक एक वर्ड किस लिए बोलता हूं, क्योंकि जब बोलता है पेशेंट तो उसमें से रूब्रिक बनाने होते हैं, सिम्टम बनाने होते हैं। अगर मैं ये काट के अपने बने बनाए सिम्टम आपको दूंगा तो फिर आपको जब मरीज से बात करोगे आपको कुछ समझ आएगा नहीं। तो इसलिए मैं एक शब्द भी रोगी का जो मेरे साथ बोला जाता है उसको मिस नहीं करना चाहता हूं। उसी में पूरी जो केस की जीस्ट छुपी होती है। अब ये जो वार्तालाप हुआ इसका मैंने क्या उपयोग किया, क्या नहीं किया, ये बहुत लंबे वीडियो बन जाते हैं, इसलिए मैं इनको कट शॉर्ट करता हूं। जितना ज्यादा जरूरी होता है मैं उतना ही बोलता हूं। तो फिर जब उसने कहा कि मैं क्या पत्नी से बात करवाऊं, तो मेरे हाँ कहने पर वह फोन अपनी पत्नी को देता है। तो दूसरे लोगों द्वारा किसी का केस बताए जाने पर दवाई का सही चुनाव होना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो अपनी अकल लगा के बताता है, जबकि हम अपने हिसाब से मरीज को जज करते हैं। इसलिए वे सही दवाई का चुनाव करने के लिए मैं सीधा रोगी से ही बात करना जरूरी होता है। और अगर हमारे सामने रोगी होता है तो औषधि का चुनाव करना हमें और ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अच्छा आप अपनी पत्नी से ही बात करा दो। तो पत्नी बोलती है हेलो सर, नमस्ते सर। तो रोगी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का दवाई के चुनाव करने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसने हेलो किया, कैसे किया, सर बोला, डॉक्टर साहब बोला, प्यार से बोला, थोड़ा खींच के बोला, हर चीज़ से दवाई बनती है, क्योंकि उससे उसका व्यक्तित्व उस वक्त की अवस्था समझ आ रही होती है कि किस मानसिक अवस्था से रोगी गुजर रहा है। सर एक्चुअली में 10 वर्षों से मुझको एनल फिशर का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा झिझकते हुए धीरे धीरे बोलती है, क्योंकि बात नीचे एनस की आ गई है, इसलिए महिला थोड़ा झिझक रही है, शर्मा रही है। सर बीच में थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है, पर 11 महीने पहले जब ये मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था तब से तो यह समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर दर्द तो हर वक्त होता ही रहता है और कभी कभी सर खून भी आने लगता है और सर तकलीफ तो हर समय ही बनी रहती है। तो इसने एक ही वाक्य में दर्द की बात 2 बार कर दी है। इसका मतलब दर्द इसके लिए दिमाग पर बिल्कुल हावी हुआ है। अब समझ आया कि मैं ये क्यों एक एक शब्द बोलता हूं। तो यानी इसको दर्द ने इसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से दबोचा हुआ है। सर मेरे पति ने इतनी ज्यादा दवाइयां मुझको खिलाई हैं पर किसी से सर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझको हमेशा डर लगा रहता है कि आज खून गिर गया तो कल तो आज से भी ज्यादा खून गिरेगा। ऐसा होना कभी भी निश्चित होता नहीं है कि आज अगर ब्लीडिंग हुई है तो कल और ज्यादा होगी, पर ये इसको एक डर आने लगता है, अरे ब्लीडिंग आ जाई है तो कल और ज्यादा आएगी। कल और सही भी तो हो सकती है ना, पॉजिटिव सोचने वालों के लिए। अगर ऐसा ही होना होता तो प्रत्येक दिन खून गिरने की मात्रा बढ़ते बढ़ते आज लगातार ही खून गिर रहा होता, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है। तो इस रोगी का ऐसा बोलना इसके मन में बसे हुए भयंकर डर को दर्शाता है। तो अब समझ आया कि एक एक शब्द से हम क्या निकालते हैं। मतलब सर मेरा पूरा दिन इन्हीं विचारों को सोचते सोचते माने डरते डरते, सोच नहीं रही है वो, सोचना एक बड़े सोचना जो होता है बड़े शांत मान से होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में होता है।
पर ये तो एक दहशत में है। सोचते सोचते चला जाता है कि पता नहीं मुझको ये क्या बीमारी लग गई है, तो रोगी की आवाज में एक डर और चिड़चिड़ाहट झलक रही है। सर, हमेशा एक ही डर बना रहता है कि कहीं मुझको कैंसर वगैरह ना हो जाए, और हर वक्त ही तकलीफ रहती है। पूरा दिन तकलीफ सहने में ही चला जाता है। 3-4 ट्यूबें तो मैं खत्म कर चुकी हूँ, मतलब ये कोई पेन किलर हो गया ट्यूब का। रोगी की आवाज में बहुत झल्लाहट है, लेकिन किसी भी चीज का कोई अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। रोगी की आवाज में दर्द से छुटकारा पाने की एक अधीरता और छुटकारा ना मिलने के कारण झल्लाहट साफ नजर आ रही है। सर, एक ही चिंता हमेशा बनी रहती है कि कल क्या हो, कल क्या होगा। तो मैं इससे पूछता हूं, डॉक्टर कल क्या होगा, इससे तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है कि सर, एक डर बना रहता है कि आज इतना ज्यादा चुभ रहा है, अब चुभने वाला दर्द हो रहा है, तो कल तो और भी ज्यादा दर्द होगा, और फिर परसों तो खून भी गिरेगा। क्या ऐसा सीक्वेंस हर मरीज के साथ होता है? ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो घटनाएं हैं, इसके दिल दिमाग को इसने डराया हुआ है। तो मैं इससे पूछता हूं भी तुमको कैंसर का डर क्यों है? क्या हो जाएगा अगर कैंसर हो गया? तो उससे क्या होगा क्या? क्योंकि कैंसर एक शब्द है जो हर इंसान के लिए, कैंसर से वो क्या समझता है, क्यों डरा हुआ है कैंसर के कारण, हमें वो रूब्रिक लेना है, ना कि फियर ऑफ कैंसर लेना है। रोगी कहता है, पहले तो सर मुझको डर नहीं रहता था, पर अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि फिशर की जो समस्या है वो ज्यादातर महिलाओं में होती है, और महिलाएं लापरवाह होती हैं, वो अपना सही ढंग से इलाज नहीं करवाती हैं, इसलिए उनके फिशर की समस्या कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि उनको कैंसर हो जाता है। अब ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उस आर्टिकल को पढ़कर अपनी अकल लगानी चाहिए कि ऐसा क्या सबके साथ होता है? क्या मैं एक महिला होने के कारण लापरवाह हूं? ऐसा तो है नहीं, ये तो सब कुछ कर रही है। तो फिर इस आर्टिकल से डरने की जरूरत नहीं थी। तो इसका सीधा मतलब है कि ये पहले से डरी हुई है, और डरा हुआ व्यक्ति छोटी से छोटी घटना से और ज्यादा डर जाता है। तो एक एक वर्ड में उसका डर झलक रहा है। तो रोगी को मेरा प्रश्न ठीक से समझ नहीं आया शायद, तो इसलिए मैं इससे दोबारा पूछ रहा हूं कि अगर तुमको कैंसर हो भी गया, मान लो 1 मिनट के लिए कि तुमको कैंसर हो गया, तो उसमें तुम्हें इतनी ज्यादा घबराहट क्या है? आखिर कैंसर तुम्हारा क्या करेगा? सर, कैंसर का इलाज भी मुश्किल होता है, और अगर पूरी तरह ठीक ना हो तो डेथ होने का भी डर लगा रहता है। मेरे तो दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। बड़ा बेटा केवल 4-5 साल का है, और छोटा बेटा तो केवल 11 महीने का है। तो ये ऐसी बात रोगी कब बोलता है, आप ये थोड़ा समझे। और क्यों बोलता है? क्योंकि वो अपने इस कमजोरी को छुपा रहा होता है कि वो इस मरने से डर रहा है, इसलिए वो परिवार का नाम ले रहा है। इसलिए वह ये दर्शाता है कि उसको दूसरों की चिंता है, ना कि वो मरने से डर रहा है। क्योंकि व्यक्ति किसी भी आयु का क्यों ना हो, वह हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की ही चिंता जाहिर करता है। ठीक ऐसा ही यह महिला भी कर रही है। ऐसी स्थिति में हमको यह फैसला करना होता है कि व्यक्ति वास्तव में मौत से नहीं डरता, जो कि प्रायः असत्य कथन होता है। मौत से सब डरते हैं, सबको जिंदगी से प्यार होता है, ऐसा परमात्मा ने हमको बनाया, जब तक कि व्यक्ति डिप्रेशन में ना चला जाए। तो हमको यह फैसला करना होता है कि व्यक्ति वास्तव में मौत से नहीं डरता है, अथवा वह केवल इस प्रकार का दिखावा कर रहा है कि वो मौत से नहीं डर रहा है। तो क्या यह अफेक्टेशन है? मतलब इस रूब्रिक को क्या हम अफेक्टेशन ले सकते हैं? ये मैं आप पे सोचता हूं, थोड़ा सा इसको समझे। सर, अगर मेरी मौत हो गई तो बेटों का क्या होगा? बाकी लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे बच्चों का क्या होगा? पर ऐसा भी नहीं है ना सर कि मेरे बेटों का ही टेंशन है मुझको, पर सबसे ज्यादा तो मुझको अपना ही आता है, अपना ही टेंशन आता है कि मुझको क्यों ऐसी बीमारी लग गई है, कब ठीक होगी कि नहीं होगी, मुझे हमेशा ही ऐसी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी क्या? सर, ऑपरेशन करवाने का भी ख्याल आता है मुझको। कहते हैं कि ऑपरेशन से ठीक हो जाती है। सर, जब शुरू हुआ था तब तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, तब से मैं ऑपरेशन करवाना चाहती हूं, परंतु उससे भी डरती हूं
क्योंकि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, और यह भी सुनते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी तकलीफें काफ़ी होती रहती हैं। फिर तकलीफ़ों की बात कर रही है सर, पर बच्चा भी बहुत छोटा है, वो मेरे बिना रहता नहीं है, और कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद आपको आराम करना भी ज़रूरी होता है। आराम तो मैं कर नहीं पाऊंगी, छोटा बच्चा है सर, इसलिए ऑपरेशन भी नहीं करवा सकती हूँ मैं। इसलिए अब ऑपरेशन की तो बात ही मेरे अपने दिमाग से मैंने निकाल दी है। अभी भी इतनी तकलीफ़ें हो रही हैं कि मेरा सारा दिन इन्हीं विचारों में चला जाता है कि इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब है कि तुमको तकलीफों का डर सबसे ज़्यादा रहता है। हाँ सर, सारा दिन ही डर लगा रहता है। कभी कभी जब मुझको टॉयलेट के लिए जाना होता है और वहाँ जोर लगाना पड़ता है तो उससे खून गिरता है, और जब से मुझे फिशर की प्रॉब्लम हुई तब से इतनी ज़्यादा बार खून गिर चुका है सर। मैं इतनी क्रीम लगाती हूँ, तरह तरह की दवाइयाँ लगाती हूँ, होम्योपैथी की दवाइयाँ खाती हूँ, परंतु किसी का कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं इससे पूछता हूँ कि अभी तक आपके पति ने आपको होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाई खाने को दी है? हालांकि मुझे मालूम है कि कोई भी जो होम्योपैथिक डॉक्टर है जिससे मैं ऐसा सवाल करूंगा, वो झिझक के कारण कभी भी सारी दवाइयों के नाम सही सही मुझको नहीं बताएगा, क्योंकि वो केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दवाइयों के नाम ही बताएगा, क्योंकि उसको अपने इम्प्रेशन की भी लगी होती है कि मैं इतनी सारी दवाइयों के नाम बताऊंगा तो डॉक्टर साहब क्या समझेंगे कि इसको होम्योपैथी कैसी आती है, इतनी दवाइयाँ इसने दे दी हैं। तो अगर वो ज़्यादा दवाइयों के नाम बताएगा तो इसका अर्थ है कि उसको होम्योपैथी की खास ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी सही दवाइयों के नाम नहीं बताएगा। ये मुझको मालूम होता है, पर फिर भी मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि शायद 1-2 दवाई का नाम तो मुझे पता लगना चाहिए। तो रोगी कहता है अभी मैं अपने पति को सर फोन देती हूँ, हालांकि ये स्वयं भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, ये महिला भी होम्योपैथिक डॉक्टर है। पति फिर बोलता है, हेलो सर, कैंथेरिस दिया, ओपियम दिया, स्ट्रामोनियम दिया, और ही कल ही मैंने फास्फोरस दिया था। अब मैं इसको कहता हूँ भाई इनको तकलीफ तो कितने सालों से है, तो क्या तुमने अभी तक सिर्फ ये 4 दवाइयां ही दी हैं? तो मैं अब आपको समझ आया, यह झिझक के कारण सभी दवाइयों के नाम नहीं बतलाएगा, यह बात तो मुझको पहले से ही मालूम थी। सर आपने पहले इसको सोराइनम 200 की एक खुराक दी थी, 5 साल पहले इसकी गर्दन में एक गांठ थी, तब आपने वो सोराइनम 200 की दवाई दी थी। उसको लेने के कुछ ही दिनों बाद गांठ धीरे धीरे ठीक हो गई थी, उसके बाद अभी तक दोबारा नहीं हुई है सर। उस समय इसको यही डर था कि यह गांठ कहीं कैंसर ना बन जाए। तो मैंने इससे पूछा, भाई फिर इतने दिनों में तुमने इसको केवल 3 ही दवाई दी है, यानी 5 साल से अभी तक, जबकि रोगी तो कह रही है कि तुम उसको बहुत सारी दवाइयां खिलाते हो। अब पति सर सक पकड़ा, हाँ सर, हाँ सर, ऐसा नहीं है ना कि जब ये ज्यादा शोर मचाती है तो मैं इसको प्लेसेबो दे देता हूं, तो इसलिए इसको लगता है कि अभी तक इसने बहुत सारी दवाइयां खा ली। परंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब मरीज अपनी बीमारी से परेशान है तो फिर बार बार प्लेसेबो उसको क्यों दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि पति मुझको सही सूचना नहीं दे रहा है, परंतु मुझको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस डॉक्टर ने रोगी को आज तक क्या क्या दवाइयां खिलाई हैं, क्योंकि मैं रोगी के लिए दवाई का चुनाव अपनी समझ और अपने आत्मविश्वास से करता हूं, ना कि उसके प्रेस्क्रिप्शन को देखकर करता हूं। अगर रोगी ने पहले भी कोई दवाई खाई है परंतु उसको कोई भी लाभ नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी अगर मुझको लगता है कि आज भी रोगी में उसी दवाई के लक्षण है, तो भी मुझे वही दवाई रोगी को आज भी देने में कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि होम्योपैथिक दवाई रोगी की वर्तमान अवस्था में मौजूद लक्षणों के आधार पर कार्य करती हैं। हो सकता है पहले जब रोगी को वह दवाई दी गई थी तब रोगी को उस दवाई के लक्षण ही ना रहे हों, तो इसलिए दवाई ने उस समय कार्य नहीं किया था, परंतु आज अगर उस दवाई के लक्षण हैं तो वो दवाई अवश्य काम करेगी। फिर आगे बोलता है, सर ऐसा है ना कि रोगी होम्योपैथी के साथ और भी कई तरह की दवाइयां ये खाती रहती है, इसको लगता है कि होम्योपैथी से पूरा ठीक नहीं होगा, बल्कि इसके साथ उसको और भी दवाई लेनी पड़ेंगी। अब आप समझें, ये पति पत्नी दोनों ही होम्योपैथिक डॉक्टर हैं
और अगर होम्योपैथिक डॉक्टर को ऐसा मानना है तो फिर सामान्य जनता होम्योपैथी पर क्यों विश्वास करेगी? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर होम्योपैथी को सही प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण से उनके रोगी भी ठीक नहीं हो पाते हैं और इस वजह से उनका स्वयं का विश्वास होम्योपैथी पर भी मजबूत नहीं होता है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं। इन्हीं खामियों को कुछ हद तक दूर करने के लिए ही मैंने ये YouTube पर अपना अनुभव वीडियो के माध्यम से साझा करने का फैसला किया था। तो आगे सर ये बताता है, बीच बीच में अपनी टिप्पणी देता हूं, तो पर अपना ध्यान अगर आप मेरे द्वारा कही गई, मरीज के द्वारा कही गई बातों पे रखेंगे तो समझ आएगा। सर दूसरा इसको ऐसा है कि इसको अपने बच्चों का भी बहुत रहता है कि उनको जरा से भी कुछ हो गया तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और सर इसको एक प्रॉब्लम और भी रहती है कि इसके पैरों में दर्द रहता है और पैरों की एड़ियों में काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स हो गए, यानी एड़ियाँ फटी हुई हैं। और पहले ब्रेस्ट के निप्पल में भी इसको क्रैक हो गए थे और बच्चे को दूध पिलाने में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, परंतु बच्चे का ख्याल करके ये दर्द से परेशान होती रहती है और बच्चे को दूध भी पिलाती रहती है। अब अगर आप देखें तो मरीज ने कहीं पर भी क्रैक्स की बात नहीं करी है, पैर दर्द की बात नहीं करी है, पति कह रहा है। तो इसका मतलब है कि लेडी के मन में ये इन चीज़ों का कोई स्थान है नहीं। सबसे ऊपर उसका एनल फिशर में होने वाले दर्द की चिंता है, तो हमें प्रिस्क्रिप्शन उसी के ऊपर बनाना पड़ेगा, ना कि इसके ऊपर। तो इसलिए बहुत बार जो अटेंडेंट से सूचनाएं आती हैं वो आपको गुमराह कर देती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने दिमाग को ओपन रखना चाहिए कि रोगी को क्या चाहिए, वो प्रिस्क्रिप्शन का पॉइंट होता है, ना कि सभी कुछ। तो मैं इसको पूछता हूं, भाई इसको मेंसेस अभी आने लगी है क्या? हाँ सर, 8 महीने के बाद ठीक ढंग से आने लगी थी, क्योंकि बच्चा इसका 11 महीने का है। तो इन वार्तालाप के आधार पर मैंने इसको जो रूब्रिक बनाए हैं मैं उसको लिख देता हूं। एंग्जाइटी परस्यूड एज इफ, डेल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ डेंजर, डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, डेल्यूजन मनी स्वीड अप इन क्लोथिंग, डेल्यूजन persecuted he is persecuted, delusion pursued he was, delusion pursued he was by enemies, fear ordeals of, helplessness feeling of and inconsolable। तो इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने इसको कालीब्रोम 200 की खुराक दी और 4-5 दिनों के बाद इसके पति ने फोन करके मुझको बताया, सर आपकी दवाई से उसको काफी आराम आ गया है, पर मैं रोगी के मुंह से सही स्थिति जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बार रोगी बिल्कुल अलग बात बता रहा होता है जबकि घर वाले उससे बिल्कुल अलग ही बात बता रहे होते हैं। इसलिए हमेशा रोगी से मिलकर या बात करके ही सही निर्णय लेना चाहिए। इसलिए मैं इसको रोगी से बात करवाने के लिए कहता हूं। फिर रोगी आती है फोन पे, सर 3 दिनों तक तो मुझको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, यहां तक कि एक बार भी मुझको उसको ख्याल तक नहीं आया, बाकी चीजें भी ठीक सी हैं, पर उन सब का क्या, मुझे ज्यादा समस्या तो फिशर की ही थी। डॉक्टर यानी मैं बोलता हूं, इसलिए मैं रोगी को होम्योपैथी की महानता पर बहुत लंबा लेक्चर देता हूं। इसको समझाता हूं कि बीमारी बीच बीच में दोबारा लौटती रहेगी और फिर अपने आप ठीक भी होती रहेगी। इस प्रकार यह फिशर की समस्या और तुम्हारी और अन्य बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होती चली जाएंगी। पर जब फिशर का दर्द दोबारा बढ़ जाए और दर्द के बारे में सोच सोचकर तुमको घबराहट होने लगे, तो फिर कालीब्रोम 200 की एक ही खुराक खा लिया करना। परंतु जब तक तुमको ऐसा लगता रहे कि दर्द इतना भयानक नहीं है, बिना दवाई के भी काम चल रहा है, तब तक कोई भी दवाई नहीं खानी है। परंतु जब दर्द और दर्द की वजह से डर दोबारा होने लगे, तो कालीब्रोम 200 की केवल एक ही खुराक आपको खानी है। और जो कुछ अभी तक परहेज कर रही थी वो सारे परहेज आगे भी करने हैं। ऐसा नहीं है कि तुम अब ठीक हो गई हो तो सब कुछ खाना शुरू कर दो। तो रोगी फिर एकदम तुरंत बोलती है, नहीं 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 सर, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, अभी इतनी मुश्किल से तो मैं ठीक हुई हूँ, मैं फिर दोबारा बीमार नहीं होना चाहती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभी फोन अपने पति को मैं दे रही हूँ। तो मैं पति से कहता हूँ,
मैंने आपकी पत्नी को सब कुछ समझा दिया है, उसको आगे क्या क्या करना है। अभी तुमको इसका पेमेंट करना है। तुम मेरे पुराने परिचित हो और दोनों ही होम्योपैथिक डॉक्टर हो। दूसरा रोगी बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, इसलिए मैंने पहले दिन ही तुमको अपनी फीस नहीं बताई थी, पर मैं सभी से एक ही समान फीस लेता हूं, चाहे रोगी मेरे क्लिनिक पर आए, चाहे मुझसे फ़ोन पर दवाई ले। पति: हाँ हाँ सर, हाँ हाँ, ये कोई समस्या नहीं है सर। मेरे पास आपकी फ़ीस का SMS आया हुआ है, मैं अभी आपकी फ़ीस आपके अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। ये बड़ा खुश है इलाज से। अब इसको रूब्रिकों को हम समझते हैं। एंग्जाइटी परस्यूड एज इफ, यानी ऐसी घबराहट होती है कि जैसे तो कोई, यानी ये कोई व्यक्ति हो सकता है, स्थिति हो सकती है, बीमारी आदि, उसका पीछा कर रहा है। अर्थात व्यक्ति पीछा करने वाली या वाले बल को, जो भी शक्ति को अच्छे से पहचानता नहीं है, यानी उसको नहीं पता कि पीछा कर कौन रहा है, उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी इसको नहीं मालूम है। इसका अर्थ है कि जो भी शक्ति उसके पीछे पड़ी है वो कितनी शक्तिशाली है, उसका पीछा करने के पीछे उसकी क्या मंशा है, वो शक्ति उसको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, यानी ये सब कुछ उस बंदे को नहीं मालूम जिसको लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है। तो इन सब बातों का केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति अनजान शक्ति द्वारा, यानी कि व्यक्ति को अनजान शक्ति द्वारा उसको कभी भी नुकसान पहुंचाए जाने की संभावना से वो त्रस्त रहता है। हमेशा एक घबराहट बनी रहती है कि उसको कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और वह शक्ति पीछा कर रही है। इसका मतलब है कि हानि पहुंचाने वाली स्थिति लगातार उसके साथ बनी हुई है। जब व्यक्ति को हानि की संभावना का डर सता रहा होता है तो व्यक्ति उस नुकसान पहुंचाए जाने वाली शक्ति से जल्दी बचना चाहता है, दूर हो जाना चाहता है। अब उसके दो ही तरीके होते हैं, या तो उस शक्ति को निगाहों से बचा जाए, अथवा उस शक्ति को ही खत्म कर दिया जाए, उसका पीछा कर रही है, ताकि नुकसान होने की संभावना ही खत्म हो जाए। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि यहां पर इसकी बीमारी पीछा कर रही है इसका, उसको तंग करने के लिए। तो इस महिला के केस में इसको हमेशा एक ही डर बना रहता था कि फिशर की बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, अर्थात ठीक नहीं हो पा रही है, जबकि उसने तरह तरह के कितने ही इलाज करवा लिए हैं, और यह बीमारी कभी भी कैंसर में बदल सकती है, मतलब कि उसको भयंकर नुकसान पहुंचा सकते। ये कैंसर का डर था उसको, जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है, और अगर मौत नहीं भी हुई तो भी इस बीमारी के कारण उसको बहुत ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। कैंसर का डर इन बातों की वजह से था। तो इसका अर्थ है कि पीछा करने का एहसास बने रहने पर उसको किसी नुकसान होने का डर बना रहता है। मतलब नहीं तो कोई पीछा कर रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो एक अन्य उदाहरण हम अपने डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे एक लड़की का पीछा कोई लड़का या ज्यादा लड़के कर रहे हैं, तो इस बात का एहसास होते ही लड़की की कुछ अहित होने की घबराहट उसको, लड़की को होने लगती है। और अगर लड़की बिल्कुल सुनसान जगह से गुजर रही है तो उसकी घबराहट और भी बढ़ जाती है। और अगर बिल्कुल अंधकार है तो यह डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी सुनसान भी और अंधकार भी। अब इस लड़की की इस भावना को किसी रोगी के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान को कोई रोग लग गया है और उस रोग के बारे में उसको सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि वो क्या रोग है और उस रोग का भविष्य में क्या परिणाम होने वाला है। अर्थात रोगी के लिए यह अंधकार के समान स्थिति है। और अगर काफी इलाज करवाने के पश्चात भी रोग नहीं ठीक हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह रोग तो उसके पीछे ही पड़ गया है, यानी परसूड की फीलिंग है। अथवा रोग कुछ ही दिनों के लिए ठीक होता है और पुनः वापस आ जाता है, तो भी मतलब कि रोग पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है, और यह भी पीछा न छोड़ने वाली स्थिति के समान ही है। इसका मतलब है कि प्रत्येक रूब्रिक को समझने के लिए पहले रूब्रिक को अपनी बोलचाल की भाषा में आप अनुवाद कर लें, फिर उस अनुवाद से जो अनुभूति आपके दिमाग में आती है उसी अनुभूति को अपने रोजमर्रा के जीवन में होने वाली घटनाओं में देखने का प्रयास करें कि ऐसा होता है तो व्यक्ति के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है।
और फिर उसके पश्चात उसी प्रकार की अनुभूति को किसी रोगी के संदर्भ में समझे, जैसा कि हमने अभी अभी इस रूब्रिक को समझने के लिए किया है। यही सही तरीका है रूब्रिकों को समझने का। एक और रूब्रिक हमने लिया, डेल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ, अर्थात व्यक्ति के मन में किसी खतरे की छाप पड़ी हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके दो कारण हो सकते हैं, यानी ये छाप क्यों पड़ी है। यह तो इस प्रकार की परिस्थिति के कारण पहले उसको स्वयं को कोई नुकसान उठाना पड़ा होगा, अथवा इसी प्रकार की परिस्थितियां होने पर किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान उठाते हुए उसने देखा हो, अथवा वो सुन चुका हो, यानी उसको जानकारी होनी चाहिए। तब डर आता है कि ऐसा होने से उसको नुकसान होने की संभावना है। अनुभव के बाद ये इंप्रेशन आता है। अब ये महिला भी कह रही थी कि उसने एक लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था कि फिशर का रोग ज्यादातर महिलाओं को ही होता है और महिलाएं इस रोग के प्रति लापरवाही बरतती हैं। इसी कारण से बाद में उनको कैंसर हो जाता है। तो इस महिला के मन में भी यह बात घर कर गई है कि फिशर की यह समस्या कभी भी कैंसर में बदल सकती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक रोग है। डेल्यूजन इंजरी, बीइंग इंजर्ड, ये एक अलग रूब्रिक है। इस रूब्रिक को पहले भी अनेकों बार मैं विस्तार से समझा चुका हूं, अतः यहां इसको विस्तार से समझाने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। यह महिला बार बार कह रही है कि इसको फिशर के कारण काफी परेशानी हो रही है, अर्थात यह इसके सुख चैन की क्षति है, इंजरी है। यानी इसकी इंजरी कहां पर है? इसके कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन घट गया है इसका। डेल्यूजन मनी स्वीड अप इन क्लोथिंग, अर्थात उसको ऐसा एहसास रहता है कि उसके पास धन है, वो किसी कपड़े में सिला हुआ है। तो रोगी की इस भावना को समझने के लिए रूब्रिक में जो शब्द प्रयोग में लाए गए हैं उनका सभी का सूक्ष्म स्तर पर हम अध्ययन। एक शब्द है इसमें मनी, पैसा, धन। अब पैसा क्या होता है? ये एक ऐसा साधन है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपने लिए इच्छित वस्तुएं आदि खरीद सकता है, जिससे उसकी समस्याएं या तो कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं, या परिस्थितियां काफी आरामदायक हो जाती हैं। अर्थात ऐसा कोई भी साधन जिसका उपयोग कर वह सब कुछ प्राप्त किया जा सके, उसी को हम धन कह सकते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में जब करेंसी नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, की शुरुआत नहीं हुई थी, तब लोग बाग एक दूसरे को दूसरी वस्तु से बदलकर अपनी जो भी उनकी इच्छित वस्तु थी उसको प्राप्त कर लेते थे। अर्थात उस जमाने में कुछ समय जबकि चीजों की अदला बदली हो रही होती, तो कुछ समय के लिए वो वस्तु ही धन का कार्य करती थी। जैसे आज भी कुछ लोग ही कहते सुने जाते हैं कि मेरे तो दोनों बेटे ही मेरे सबसे बड़ा धन है, अथवा आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में बताया जाता है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अर्थात अगर व्यक्ति के मन में संतोष है तो वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। तो धन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो धन हमेशा सुख प्रदान करने वाले साधन के रूप में प्रयोग होता है। इस महिला के केस में इसको फिशर के कारण बहुत अधिक परेशानी महसूस हो रही है। ये उसको दूर करना भी चाहती है और उसके पास उसको दूर करने का साधन यानी धन भी मौजूद है। धन क्या है इसका? यानी वो ऑपरेशन जो करवाना वो धन है, यानी ऑपरेशन करा के अपना ये सीधा साधा अपनी बीमारी हटा सकती है। तो ऑपरेशन करवाना इसके लिए धन के समान है, परंतु ये ऑपरेशन करवा नहीं सकती, अर्थात इस धन यानी इस साधन का वो प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका बच्चा अभी छोटा है। अर्थात साधन होते हुए भी व्यक्ति परिस्थितिवश उस साधन का उपयोग नहीं कर पाता है। यही इस रूब्रिक का सूक्ष्म भाव है। स्वीड अप इन क्लोथिंग यानी धन कपड़े में सिलकर रखा हुआ है। तो जब धन हमारी जेब में होता है, घर में होता है, तब उसको आसानी से कभी भी उपयोग कर सकते हैं। परंतु वही धन किसी थैली में बंद कर दिया जाए और थैली का मुंह सिलाई करके बंद कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में हम धन का तुरंत उपयोग नहीं कर सकते हैं,
धन का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब थैली का मुंह की सिलाई को खोल दिया जाए, जबकि थोड़ा सा या मतलब ये उसकी सिलाई को खोलना थोड़ा सा या कुछ कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर थैली का मुंह खोलने का कोई साधन नहीं है तो हम कभी भी उस धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, सर मेरे पास काफी पैसा है पर सारा पैसा बैंक लॉकर में रखा है, या शेयरों में लगा रखा है, या किसी को उधार दे रखा है, ऐसा हम लोग कहते हैं। या ये सब ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर धन होते हुए व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है, अर्थात यह स्थिति के समतुल्य है कि जहां पर कहा जाता है कि धन को कपड़े में सिलकर रख दिया गया है। इस रूब्रिक का सूक्ष्म अर्थ हुआ कि उसके पास सुख पाने का साधन होने के बावजूद भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि व्यक्ति उन साधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। ये इसका सूक्ष्म अर्थ है। डेल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, अर्थात उसको लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई रोग, कोई परिस्थिति उसको लगातार तंग कर रही है। तो इस महिला के केस में भी फिशर के कारण होने वाले भयानक दर्द और रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग उसको तंग कर रही है। वह इस स्थिति में स्वयं को बहुत अधिक दुखी महसूस कर रही है, परेशान महसूस कर रही है। डेल्यूजन परस्यूड ही इज बीइंग, अर्थात उसको ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, पीछे पड़ ही गया है। मतलब जब तक कि किसी क्रिया को उसके अंजाम आदि यानी एंड रिजल्ट तक ना पहुंचा दिया जाए और तब तक हम प्रयास करते रहें तो उसको कहा जाता है कि उस क्रिया को हम परस्यू कर रहे हैं। जैसे पुलिस चोर का पीछा कर रही है, यानी परस्यू कर रही है ताकि चोर को पकड़ा जा सके। तो सीबीआई किसी केस को सुलझाने में पिछले 20 वर्षों से लगी हुई है, हालांकि अभी तक केस को सॉल्व करने की दिशा में कोई खास सुराग नहीं मिला है। अर्थात जब तक केस सुलझ ना जाए तब तक निरंतर प्रयास करते रहना, यानी उस केस के पीछे ही पड़े रहना, इसको हम परस्यू कहते हैं। अब शब्द की इसी भावना को रोगी और उसके रोग के संदर्भ में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2 महीने से खांसी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, पिछले 1 साल से मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है, मैंने तो सारे इलाज करा के लिए। इस महिला के केस में भी यह बार बार कह रही है कि मेरे पति ने मुझको इतनी सारी दवाइयां खिलाई हैं, मैंने अंग्रेजी दवाइयां भी खाई हैं, परंतु किसी भी दवाई से कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। यह रोग तो ठीक ही नहीं हो रहा है, अर्थात रोग उसके पीछे ही पड़ा हुआ है। डेल्यूजन परस्यूड ही वाज बाय एनिमीज, अर्थात दुश्मन या शत्रु उसके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रु हमेशा ही आपको नुकसान पहुंचाता है अथवा उसके द्वारा हमें नुकसान पहुंचाए जाने की संभावना बनी रहती है। शत्रु से मुक्ति ही हमारी शांति का मार्ग होता है। तो इस रूब्रिक की आंशिक व्याख्या ऊपर के रूब्रिक में हमने पहले ही दे दी है, थोड़ा सा तो ऊपर समझा जा चुका है, परंतु इस रूब्रिक में एक भावना और छुपी है कि शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, अर्थात कोई स्थिति ऐसी है जो उसको निरंतर तंग कर रही है और उसको कभी भी नुकसान पहुंचा रही है या आगे पहुंचा देगी। जैसे इस महिला का कहना है कि फिशर का इतने वर्षों से इलाज करवा रही हूं पर कोई दवाई असर ही नहीं कर रही है, कहीं से भी ये रोग ठीक ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि रोग उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है और इस रोग के कैंसर में बदल जाने की पूरी संभावना इस महिला को लग रही है। अर्थात यह फिशर का रोग उसके लिए एक शत्रु के समान है जो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कैंसर में भी बदल सकता है उसको। एक और उदाहरण देते हैं। एक रोगी जिसको वूपिंग कफ यानी काली खांसी है, तो काली खांसी का दौरा पड़ता रहता है, तो वो कहता है खांसी का दौरा पूरी रात मुझको सोने नहीं देता है और दिन में भी लगातार खांसी तंग करती रहती है, तो जरा सा भी बोल नहीं सकता हूं, किसी से बात नहीं कर सकता हूं। यहाँ खांसी एक शत्रु के समान है जो प्रत्येक स्थिति में उसको परेशान कर रही है और किसी भी प्रकार से सही नहीं हो रही है, जैसे तो खांसी उसके पीछे पड़ गई है, यानी खांसी नाम का शत्रु उसके पीछे पड़ गया है। फियर ऑफ ऑर्डियल्स, उसको यातनाएं, ऑर्डियल्स को कहते हैं यातनाएं, उसको यातनाएं सहने का डर सता रहा है। यातनाएं मतलब इतनी ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति को कहते हैं जिनको सहन करना व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। जैसे कहा जाता है कि उस भयानक परेशानी का ख्याल करते ही मेरा सारा बदन कांप उठता है, यानी इतना ज्यादा तकलीफ होती थी।
तो इस महिला के केस में भी हर समय इसको यह डर सता रहा है कि जब वह शौच जाएगी तो फिर भयानक दर्द होगा, और दर्द भी काफी देर तक बना रहेगा। आज भी इतना दर्द हुआ तो कल भी इससे ज्यादा दर्द होगा। अर्थात यह दर्द उसके लिए यातनाएं सहने के समान है कि रोज रोज इतना भयंकर दर्द, ये सोच के ही घबराती है। उदाहरण लेते हैं कोरम, जैसे एक व्यक्ति है जिसको लग्जरी कार में चलने की आदत है। अब किसी कारणवश उसको बस या ऐसे किसी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे सफर करना पड़ रहा है, तो इस सफर में होने वाली परेशानियां इसको भयंकर यातनाओं के समान प्रतीत होती हैं कि इतनी तकलीफ होती है इन पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने से। जबकि जन साधारण इन बसों में बहुत मजे में यात्रा करते हैं, उनको या तो तकलीफ बिल्कुल महसूस नहीं होती अथवा मामूली सी महसूस होती है जिसकी वो परवाह नहीं करते। तो अतः कौन सी स्थिति व्यक्ति के लिए यातना के समान है, यह सब कुछ उस व्यक्ति की अपनी सोच पर निर्भर। हमेशा हमें व्यक्ति की सोच को देखना होता है, ना कि खुद अपने दिमाग से कोई भी इंटरप्रिटेशन बना लेनी होती है। हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, बेबसी का एहसास होना। तो बेबसी उस स्थिति को कहते हैं जहां पर व्यक्ति में सामर्थ्य होने के बावजूद भी व्यक्ति उस स्थिति को झेलने के लिए विवश होता है। बेबस केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य तो होता है, परंतु इस वक्त हालात कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वह अपने उस सामर्थ्य का उपयोग समस्या के समाधान के लिए नहीं कर सकता है और इसीलिए वो छटपटाता रहता है। इसी को बेबसी कहते हैं। तो इस केस में भी पति पत्नी दोनों ही होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो अनेकों रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं, परंतु अपने स्वयं के केस में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात अपने फिशर के रोग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और इससे उनको तकलीफ सहने को वो लोग मजबूर हैं। तो इस मजबूर माने हेल्पलेसनेस फीलिंग, यानी हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और हम तो करते हैं सब कुछ, यहां नहीं कर पा रहे, तो अपनी मदद वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, बेबस हैं। इनकॉन्सोलेबल, सांत्वना विहीन, अर्थात किसी भी प्रकार से इसको मन में बसे हुए दुख को कम करके इसको सुखी एवं संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे इस महिला को तकलीफें इतनी ज्यादा हैं, किसी भी तरह की तसल्ली देने से इसका मन शांत नहीं होता है। जैसे मैंने इसको कहा कि तुम्हारे फिशर की समस्या हमारे इलाज से पूरी तरह ठीक हो जाएगी, वैसे तो इसको खुश होना चाहिए ये सुन के, तो अभी इसके मन में कोई खुशी की अनुभूति नहीं हुई। सर इतने इलाज करा लिए, कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा, ये ऐसा उल्टा बोलने लगी। तो इसका मन तभी शांत और प्रसन्न हुआ जबकि हमारी दवाई ने इसका फिशर का दर्द पूरी तरह से हटा दिया और खून गिरना भी बंद कर दिया। तो इनकॉन्सोलेबल वाले व्यक्ति को उसकी इच्छित स्थिति या इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर ही खुशी मिलती है, संतोष मिलता है। तो इस केस में भी हमने देखा कि कितनी छोटी सी जानकारी दी गई और उसी पे हमने दवाई का सिलेक्शन किया और क्योर भी किया। तो ये इस सिस्टम की महानता है। तो इसलिए जब हम हमारे मैट्रिया मेडिका में जितनी भी दवाइयाँ दी गई हैं उनको बहुत सूक्ष्मता और गहनता से समझ लेंगे तो हम बहुत चुटकियों में बहुत ही सफलतापूर्वक होम्योपैथी का प्रयोग कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।